आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस कर रहे हैं और हमारा टॉपिक रिलेटेड है एमएम थ्योरी से। प्रीवियस वीडियो में हम लोग एमएम थ्योरी को पूरा डिटेल से पढ़ चुके हैं और आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है आर्बिट्रेज प्रोसेस। एमएम थ्योरी में हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का या एक इम्पॉर्टेंट वर्ड का डिस्कस किया था, आर्बिट्रेज प्रोसेस यानी कि अंतःप्रणन प्रक्रिया। देखिए, अंतःप्रणन प्रक्रिया का मतलब हो गया कि कोई भी जो कह सकते हैं कोई व्यक्ति है या पर्सन्स है वो अपने कुछ कह सकते हैं अमाउंट का या कुछ परसेंटेज को जो लिवरेड फर्म होती है जिसके पास डिबेंचर और डेब्ट इक्विटी का रेशियो होता है, वहाँ से वो निकाल कर वो अनलिवरेड कंपनी में या फर्म में लगाकर प्रॉफिट अर्निंग कर सकता है। तो यानी कि आर्बिट्रेज प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि वो अपने लाभ को, पर्सनल प्रॉफिट को गेन करना चाहता है ज़्यादा और अपनी जो कॉस्ट होती है उसको कम करना चाहता है। यानी कि पर्सनल गेन को अगर कोई बढ़ाना चाहता है इन्वेस्टर्स, तो वो किसका सपोर्ट ले सकता है? आर्बिट्रेज प्रोसेस का। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल से इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमने एक एग्जाम्पल लिया है, इसमें आपको आर्बिट्रेज प्रोसेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि एक ए लिमिटेड है जो कि लिवरेड फर्म है और एक बी लिमिटेड है जो अनलिवरेड फर्म है। लिवरेड फर्म कौन सी हो गई? जिसमें डिबेंचर होता है, और अनलिवरेड वो हो गया जिसमें डिबेंचर नहीं होता है। बात करते हैं ईबीआईटी। ईबीआईटी देखिए, दोनों ही फर्म में ए लिमिटेड में भी 1 लाख है और बी लिमिटेड में भी क्या है? 1 लाख। डिबेंचर दे रखा है ए लिमिटेड का 5 लाख और जबकि बी में नहीं है क्योंकि वो अनलिवरेड फर्म है। डिबेंचर के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो है आपका 12% ए लिमिटेड में और बी लिमिटेड का नहीं होगा क्योंकि उसमें डिबेंचर नहीं है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का या कैपिटलाइजेशन रेट के ई दे रखा है ए लिमिटेड का 20% और आपका बी लिमिटेड दे रखा है 60%, राइट। तो देखिए, कैलकुलेट, साथ ही एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बोथ कंपनी यूजिंग एमएम अप्रोच। यानी कि आपको दोनों कंपनियों की वैल्यू निकालनी है। कौन से अप्रोच के बेस पे? एमएम अप्रोच के बेस पे। एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? एक्सप्लेन एज हाउ इन्वेस्टर्स होल्डिंग 10% शेयर ऑफ ए लिमिटेड। यानी कि एक इन्वेस्टर्स हैं, कोई भी एक्स या वाई आप मान लीजिए, वो अपना क्या कर रहा है? 10% शेयर का जो कि ए लिमिटेड से होल्डिंग कर रहा है, विल बी बेनिफिटेड बाय स्विचिंग ओवर हिज इन्वेस्ट फ्रॉम ए लिमिटेड टू बी लिमिटेड। यानी कि वो 10% का जो शेयर है उसको ए लिमिटेड से किस में इन्वेस्ट करना चाहता है? बी लिमिटेड के। यानी कि ए लिमिटेड में से अपना एक 10% का पार्ट निकाल कर वो बी लिमिटेड में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो भी कितना? 10% से। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और आपके लिए जो एमएम अप्रोच के बेस पे हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है, राइट। तो सबसे पहले जो हमें इसके लिए एक फॉर्मेट बनाएंगे, वो आपका फॉर्मेट बनेगा कैलकुलेशंस ऑफ वैल्यूज ऑफ टू कंपनीज, क्योंकि दो कंपनी के बारे में ये बता रहा है, राइट। तो इसके लिए फॉर्मेट बनेगा, फर्स्ट कॉलम आपका पर्टिकुलर का जो बनेगा और सेकंड किसका बनेगा? ए और बी का, राइट। तो चलिए, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ए लिमिटेड और यहाँ आ जाएगा आपका बी लिमिटेड, ठीक है। ईबीआईटी आपको दे रखा है, दोनों का ही 1 लाख है, कॉमन है, जो कि क्वेश्चंस में गिवन था। ईबीआईटी कितना है? फर्स्ट में ए में आपका है 1 लाख और बी का भी कितना है? 1 लाख। ए क्योंकि वो लिवरेड कंपनी है इसीलिए इसमें से क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट लेस हो जाएगा। इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 5 लाख डिबेंचर है और 10% का रेट है, सॉरी 10 नहीं है, 12% का इसमें रेट दे रखा है। तो 12% से हम जब कैलकुलेट करेंगे 5 लाख का तो कितना आ जाएगा? 60,000। यहाँ पे डैश आ जाएगा क्योंकि कोई डिबेंचर नहीं है बी लिमिटेड का। लेस करने के बाद आ जाएगा 40,000 और यहाँ हो जाएगा 1 लाख, राइट। तो इसे ये जो 40,000 और 1 लाख आया, ये क्या कहलाएगा? अर्निंग टू इक्विटी होल्डर्स, क्योंकि ये किसके लिए है? इक्विटी होल्डर्स के लिए। अर्निंग टू
इक्विटी होल्डर्स, राइट। देखिए बाद में दे रखा है आपको के ई कितना दे रखा है, कैपिटलाइजेशन की रेट दे रखी है ए लिमिटेड में 20% और बी लिमिटेड में कितना दे रखा है 60%, राइट। तो इससे हम लोग मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी की निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का कैसे आ जाएगा, वही फॉर्मूला लगाना है। क्या हो जाएगा, जो अर्निंग टू इक्विटी होल्डर्स हैं अपॉन क्या करेंगे के ई, राइट। तो इससे हमारा कितना आ जाएगा 2 लाख, 40,000 डिवाइडेड बाय 20%। तो ये आ जाएगा हमारा मार्केट वैल्यू अपना शेयर का इक्विटी का, वो आ जाएगा 2 लाख। और बी का निकालेंगे, बी का मार्केट वैल्यू कितना होगा इक्विटी का 1 लाख अपॉन 60%। तो 1 लाख अपॉन 60% करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6,25,000, राइट। तो ये हमारा निकल गया आपका इक्विटी मार्केट वैल्यू का इक्विटी का, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर। तो डिबेंचर देखिए ए लिमिटेड में डिबेंचर आपके कितने थे 5 लाख के, जबकि बी लिमिटेड में कोई भी डिबेंचर नहीं है। तो देखिए टोटल आ जाएगी इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी टोटल 7 लाख और इसकी हो जाएगी 6,25,000। क्लियर है आपको, और ये टोटल वैल्यू हमारी हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं टोटल वैल्यू, और टोटल वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है S प्लस डी, राइट। तो देखिए ए लिमिटेड जो था उसका वैल्यू कितना आया 7 लाख और बी लिमिटेड का कितना है 6,25,000। ये हमने यहाँ तक MM अप्रोच के बेस पे हमने इसको सॉल्व कर दिया। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10% शेयर जो है ए लिमिटेड अपना किस में इन्वेस्ट करना चाहता है बी लिमिटेड में, राइट। तो देखिए फर्स्ट हम क्या बात करेंगे, हम कह सकते हैं कि फर्स्ट इसमें आप जो 10% होल्डिंग है, ठीक है, अगर हम मानते हैं कि एक एक्स है, वो एक्स अपना ए लिमिटेड से 10% शेयर निकाल कर किस में सेल करना चाहता है बी में। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए हम यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम वो कितना सेल करेगा, मैक्सिमम विल सेल हिज 10% होल्डिंग एंड विल गेट, यानी कि वो 10% को अपना 10% का जो शेयर है वो ए से निकाल कर वो किस में सेल करना चाहता है बी में लगाना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है। तो वो 10% निकालेगा तो यानी कि उसको कितना अमाउंट चाहिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा कि जो बी है, बी का प्राइस कितना चल रहा है, टोटल वैल्यू कितनी है 6,25,000। तो यानी कि जो बी का अगर उसे 10% खरीदना है, यानी इसका 6,25,000 का 6,25,000 का 10% कितना होता है 62,500। तो यानी कि जो एक्स है, एक्स कौन है, जो ए लिमिटेड में अपना 10% शेयर है उसको निकाल कर वो बी में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो देखिए उसको बी लिमिटेड के लिए परचेज करने के लिए उसे कितना चाहिएगा 62,500 चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि जो मैक्सिमम विल सेल हिज 10% होल्डिंग एंड विल गेट, यानी कि वो 10% ही क्या कर सकता है, अपने शेयर को बेच सकता है और उसे कुछ अमाउंट प्राप्त कर सकता है। तो देखिए उसके पास में यहाँ पे मानते हैं कि उसके इक्विटी का जो वैल्यू है कितना है 2 लाख, यानी 2 लाख का वो 10,000 जो है वो बेचकर इतना प्राप्त कर सकता है। तो 2 लाख को वो मार्केट में सेल करेगा 10% से, तो कितना मिलेगा उसे 20,000। लेकिन उसे चाहिए कितना, देखिए क्या कह रहा है कि जो ए लिमिटेड है वो अपना 10% क्या करना चाहता है, अपना 10% निकाल कर वो बी में लगाना चाहता है। सब प्रोसेस के लिए एक ही रेट यूज़ करेंगे, वो करेंगे 10%, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है इन्वेस्टर होल्डिंग कितना कर रहा है 10% शेयर का, ठीक है। तो देखिए इक्विटी यानी कि वो बी का खरीदना चाहता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे वैल्यू कितनी है बी की। तो वैल्यू देखिए
6,25,000 है, तो उसका 10% ही वो खरीदना चाहता है, जितना वो यहाँ से निकालेगा उतना ही वो यहाँ का परचेज करेगा, इन्वेस्ट करेगा, राइट। यानी वो अगर 10% निकाल रहा है तो बी में वो 10% ही क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। तो हम देखेंगे 6,25,000 का 10% होता है 62,500, राइट। तो वो यहाँ की अपने इक्विटी शेयर के 10% को क्या करेगा, मार्केट में सेल करेगा। तो ये जो ए लिमिटेड है उसके कितने दे रखे हैं, इक्विटी का 2 लाख है, तो 2 लाख का 10% कितना हुआ, 20,000, तो 20,000 उसे मिल रहा है। अब उसे चाहिए कितना, 62,500 चाहिए, जबकि उसने अपना जो 10% शेयर जो मार्केट में सेल किया तो उसे 20,000 रुपये 20,000 ही वो रिसीव कर पा रहा है। तो इस कंडीशन में उसके लिए कुछ अमाउंट कम है, तो इस कंडीशन में क्या करेगा, वो क्या करेगा, अपना पर्सनल लोन लेगा, क्योंकि उसको बी के परचेज करना है, तो वो क्या करेगा, इसमें पर्सनल लोन लेने का करेगा कोशिश। तो देखिए सिंपल है कि वो पर्सनल लोन लेगा, तो वो कितना लोन लेगा, बी हम मानते हैं कि एक्स लिमिटेड है जो कि 10% है, वो अपना ए से निकाल कर बी में लगाना चाहता है। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि मैंने 2 लाख का 10% उसने अमाउंट है वो उसको उतना मिल रहा है ए लिमिटेड से, अब उसे चाहिए कितना, 62,500 उसे चाहिए। तो अब वो क्या चाहेगा कि मैं लोन ले लूँ, या तो वो सोचेगा कि मैं बैंक से लोन ले लूँ, पर कितना लोन ले, ठीक है। तो वो ये सोचता है कि क्या मैं डेप्ट, तो वो उतना ही लोन लेना चाहेगा जितना फाइनेंशियल रिस्क है उसने ए लिमिटेड का देखा था। तो देखिए ए लिमिटेड की अगर हम बात करें तो ए लिमिटेड में उसके फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय जोखिम कितनी थी, तो वित्तीय जोखिम का मतलब हो गया कि उसकी उस समय उसमें वहाँ पे रिस्क कितना था। तो इंटरेस्ट हम मानते हैं कि इंटरेस्ट है वो कितना था, वो था इंटरेस्ट आपका 60,000 ए लिमिटेड में, ठीक है। 60,000 कहाँ से आया, 5 लाख डिबेंचर थे उस पर 12% की रेट पे, तो वो 60,000 वो इसी डेप्ट का आप कह सकते हो इसी डेप्ट की रेट को मेंटेन करके वो पर्सनल लोन लेगा। तो 60,000 का हमने 10% निकाला तो इसका कितना आएगा, 6,000, राइट। तो वो उसी 12% की रेट पे क्या करेगा, वो उसी 12% की रेट से यानी उसी 12% की रेट से ही वो क्या करेगा, वो लोन लेगा, राइट। तो 12% की रेट से वो 6,000 के बेस पे मानते हुए 12% की रेट पे लोन लेगा, तो कितना लोन ले पाएगा वो, 50,000, ठीक है। यानी कि वो क्या करेगा, 6,000 डिवाइडेड बाय 12%, तो वो उतना ही लोन लेगा। क्यों लेगा इतना लोन, क्योंकि वो डेब्ट और इक्विटी के रेशियो को मेंटेन कर रहा है। और साथ ही हम लोगों ने ये एक एजम्पशन भी पढ़ी थी एमएम थ्योरी में कि वो एमएम थ्योरी में ये कह सकते हैं माना गया था कि जो कॉर्पोरेट लिवरेज होता है वो पर्सनल लिवरेज के इक्वल है, यानी कि जो कॉर्पोरेट लिवरेज है वो बेटर सब्स्टिट्यूट है किसके लिए, पर्सनल लिवरेज का, ठीक है। तो इसी को ही वो ये मानते हुए क्या करता है कि वो उतना ही रेट का पर्सनल लोन लेता है जितना वो कॉर्पोरेट टैक्स में माना था, ठीक है। तो ये उसकी कह सकते हैं एक बहुत बड़ी कह सकते हैं अजम्पशन थी कि वो कॉर्पोरेट लिवरेज को परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मानता है पर्सनल लिवरेज का। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोगों ने इस 12% की रेट पे ही वो उतना लोन का अरेंजमेंट किया, ठीक है। तो इसका लोन का अरेंजमेंट किया तो कितनी अमाउंट हो गई, 50,000। तो देखिए 20,000 तो उसने क्या किया था, यानी हम लिख सकते हैं कि मैक्सिमम will rise a personal loan to maintain debt रेट, यानी वो कितना पर्सनल लोन लेगा, वो उसी पर्सनल लोन लेगा जितना वो डेब्ट रेट को मानता है। तो वहाँ पे डेब्ट रेट कितनी थी, 12% थी, उसी को ही बेस मान के वो 12% की रेट को मान के ही वो 50,000 का लोन लेगा। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि उसके पास टोटल अमाउंट अब कितनी हो गई, टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर हमने x माना था, तो अवेलेबल अमाउंट यानी कि उसके पास x के पास कितनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितनी आएगी, 20,000 तो उसने इक्विटी शेयर होल्डर को मार्केट में 10 रेट की बेचा था, तो कितना आया था, 20,000 इसकी अमाउंट आई थी। और 50,000 का उसने क्या लिया था, पर्सनल लोन लिया था। तो टोटल उसके पास कितना हो गया, उसके पास टोटल अमाउंट अभी है 70,000।
17,000, राइट। और जबकि उसे चाहिए कितना था, तो हम करेंगे लेस अमाउंट टू बी इन्वेस्ट इन बी लिमिटेड, यानी कि वो बी लिमिटेड में उसे बेचने के लिए कितना चाहिए था, 62,500। तो आप देखते हैं कि लोन 50,000 था, 20,000 इक्विटी के जो शेयर थे मार्केट में बेचने पर उसे 20,000 मिले थे, तो टोटल कितना हो गया 70,000। जबकि उसे चाहिए कितना बी को परचेज करने के लिए 62,500। तो ये जो रिमेनिंग बचा ना 7,500, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट। किसकी वजह से, या हम इसे कह सकते हैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट कह सकते हैं, या हम इसे कह सकते हैं आर्बिट्रेज गेन, यानी कि जो किसकी वजह से मिला, सिर्फ आर्बिट्रेज प्रोसेस की वजह से मिला है, ठीक है। तो ये इसका एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी बोल सकते हैं हम इसे। हम जो आर्बिट्रेज प्रोसेस के कारण जो प्रॉफिट हुआ यानी आर्बिट्रेज गेन भी बोल सकते हैं, जो 7,500 से मिलेगा। यानी ए लिमिटेड जब अपना 10% निकाल कर बी में इन्वेस्ट करता है तो उसे एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना मिलता है, 7,500। और इसी को ही आर्बिट्रेज गेन बोला जाता है। जब कोई क्या करता है, लिवरेज फर्म से अपने कुछ सर्टन एकदम निश्चित जो दर होती है, रेट होती है, यानी कि इसमें कितना था 10% को उसने निकाला और उतनी ही 10% की रेट को उसने कहाँ इन्वेस्ट किया, बी लिमिटेड में। और बी लिमिटेड में इन्वेस्ट करके जो वो प्रॉफिट कमाता है वो किसके कारण कमाता है, आर्बिट्रेज प्रोसेस के कारण। इसीलिए ऐसे आर्बिट्रेज गेन यानी कि जो अंतःप्रेरण लाभ कहलाता है ये 7,500। अब कंडीशन ही ये है, वो ये जो प्रोसेस करता है क्या ये उसके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, तो उसको चेक भी हम कर सकते हैं कि ये उसके लिए बेनिफिट होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए देखते हैं कि क्या ए लिमिटेड से उसने निकाला तो क्या उसे कोई लॉस तो नहीं हो रहा है, तो हम इसे चेक करते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस के बेस पे। यानी ना तो ज़्यादा प्रॉफिट ना लॉस होगा, ये उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, लेकिन ए से निकाला क्या उसे लॉस तो नहीं हो रहा है उसने जो किया, तो ठीक है। तो बात करते हैं ए लिमिटेड जो कि क्या थी, एक लिवरेज फर्म थी, और बी लिमिटेड क्या था, बी लिमिटेड था आपका एक अनलिवरेज फर्म, ठीक है। तो चलिए ए लिमिटेड में उसे कितना मिल रहा था, वहाँ पे उसकी इनकम कितनी थी ए लिमिटेड में। ए लिमिटेड में हमने इनकम देखा कि अर्निंग टू इक्विटी होल्डर, इक्विटी होल्डर के लिए कितना मिल रहा था उसको, इक्विटी होल्डर के लिए उसे मिल रहा था 40,000। देखा आपने 1 लाख EBIT था, 60,000 हमने उसका इंटरेस्ट लेस किया तो 40,000 बचा था किसके लिए, इक्विटी होल्डर का। तो इसका 10%, तो 10% कितना हो गया 4,000। तो ए लिमिटेड में उसे 4,000 मिल रहा था। तो बी लिमिटेड में कितना मिलेगा, तो देखिए वहाँ डेप्ट नहीं था, बी लिमिटेड में डेप्ट नहीं था क्योंकि ये अनलिवरेज फर्म है। तो वहाँ पे जो इक्विटी आप कह सकते हैं अर्निंग फॉर इक्विटी होल्डर, वहाँ पे कितना था 1 लाख था, है ना। अर्निंग टू इक्विटी होल्डर यानी कि यहाँ बी में उसको कितनी इनकम होगी, तो देखिए होल्डर यहाँ लिखा, तो देखिए 1 लाख 1 लाख था क्योंकि वहाँ डेप्ट नहीं था, इसलिए पूरा अमाउंट इक्विटी होल्डर के लिए होगा। तो 10% यानी कितना आया 10,000, ठीक है। अब ये 10,000 है। अब 10,000 में से आपको पता है कि अभी हमने क्या लिया था, लोन लिया था, ठीक है, 50,000 का लोन लिया था। तो 50,000 के लोन पे जो हमें इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा बैंक को, क्योंकि हमने 50,000 का लोन लिया था। कितनी रेट पे, 12% की रेट पे, ठीक है। तो 12% की रेट पे आपने लिया था 50,000 का लोन, ठीक है। तो उसका कितना हमें निकालेंगे, ये जो लेस करेंगे इंटरेस्ट जो हमें बैंक को पे करना है वो कितना हो जाएगा आपका 6,000। 50,000 पे 12% आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6,000, और यहाँ बी से उसे कितना मिलेगा 4,000। तो देखिए बी लिमिटेड में भी 4,000 है और ए लिमिटेड से भी क्या है 4,000। तो नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि इस कंडीशन में तो कोई प्रॉफिट उसे कोई लॉस नहीं हो रहा है। अगर उसने 10% यहाँ से निकाला है तो भी उसे 4,000 मिल रहा था और बी में भी उसे 4,000, लेकिन जो आर्बिट्रेज प्रोसेस की है उसकी वजह से उसको कितना मिल रहा है, एक्स्ट्रा जो अर्निंग है वो कितनी है
7,500। तो ये 7,500 क्या है, ये एक एक्स्ट्रा इनकम है जो उसे मिल रही है आर्बिट्रेज प्रोसेस से, कि एक जो व्यक्ति है वो अपना एक्स था जिसने क्या किया, ए लिमिटेड से 10% शेयर को निकाला और बी में इन्वेस्ट कर दिया। तो हमने देखा कि यहाँ पे इस कंडीशन को फॉलो करने पर नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं उसको लॉस होता है कि वो अपना 10% निकाल रहा है, जबकि उसे एक्स्ट्रा आर्बिट्रेज प्रोसेस से कितना मिल रहा है, 7,500। यहाँ तक कि हम ये भी कह सकते हैं कि इस 7,500 पे भी उसे एक एक्स्ट्रा सरप्लस गेन होता है। वो कैसे निकालेंगे, देखिए एक्स्ट्रा सरप्लस गेन कैसे होगा कि ये जो 7,500 है और उसे टोटल अर्निंग कितना था, 10,000, कितना था, 10,000। तो हम यहाँ निकाल सकते हैं ये 10,000 और टोटल उसे रिक्वायरमेंट कितनी थी, 62,500। तो ये निकालेंगे तो ये 1,200 भी क्या होगा उसके लिए एक्स्ट्रा अर्निंग होगी, किसके लिए, जो एक्स था उसके लिए, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि एक जो व्यक्ति होता है या कोई एक्स लिमिटेड या मिस्टर कोई भी हो सकता है, वो लिवरेज से अपना पैसा निकाल कर अनलिवरेज में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है और उससे एक्स्ट्रा पर्सनल प्रॉफिट गेन कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि अमाउंट मूव्स फ्रॉम लिवरेज फर्म टू अनलिवरेज फर्म टू हैव आर्बिट्रेज प्रोसेस, राइट। तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम कहना चाहें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर्बिट्रेज प्रोसेस, क्या होता है, तो हमने क्या किया, अभी इस क्वेश्चन से सॉल्व करने पर हमारा जो लास्ट कंक्लूजन क्या निकलता है कि अमाउंट मूव्स फ्रॉम लिवरेज फर्म टू अनलिवरेज फर्म, जो हमारी फर्म थी, टू हैव आर्बिट्रेज प्रोसेस, राइट। तो ये क्या होती है कि एक अमाउंट मूव हो रही है कौन सी, लिवरेज फर्म से। लिवरेज फर्म कौन थी हमारे इस क्वेश्चन में, ए लिमिटेड, राइट। तो ए से हमने कुछ अमाउंट निकाला एंड देन वी इन्वेस्ट टू बी में इन्वेस्ट किया, तो दैट्स कॉल्ड टू अ आर्बिट्रेज प्रोसेस, और इसी को ही आर्बिट्रेज प्रोसेस कहा जाता है, राइट। तो देखिए इसमें एक मेन चीज़ क्या थी इस क्वेश्चंस में कि जो 10% था वो फिक्स था, ध्यान रखिएगा, टैक्स 10% जो शेयर होल्डिंग था वो फिक्स था, ठीक है। वो उसी के ही 10% की बेस पे ही सारी कैलकुलेशंस की जाती हैं। तो इस कैलकुलेशन से हम कह सकते हैं कि जो एमएम थ्योरी थी जिसमें कि आर्बिट्रेज प्रोसेस था, ठीक है, और आर्बिट्रेज प्रोसेस से एक पर्सनल जो कह सकते हैं ए लिमिटेड का कोई भी शेयर होल्डर वो अपना क्या कर सकता है, कुछ हिस्सा अपनी लिवरेज फर्म से निकाल कर अनलिवरेज में इन्वेस्ट करके वो प्रॉफिट अर्निंग कर सकता है, राइट। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि जहाँ पे 4,000 इक्वल था, मतलब यहाँ ए लिमिटेड में उसे 4,000 मिल रहा था और बी लिमिटेड में भी उसे क्या मिल रहा था, 4,000 मिल रहा था। तो यहाँ पे इस कंडीशन में तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन हो गई। तो फिर वो ऐसा क्यों करता है, वो कैसा इसलिए कर रहा है कि ये जो 7,500 है इसे कहते हैं आर्बिट्रेज गेन, क्योंकि ये आर्बिट्रेज प्रोसेस की वजह से उसको मिलता है, राइट। तो जो 50,000 का लोन भी लेता है एक्स्ट्रा, तो उसका इंटरेस्ट भी आप देखते हैं कि वो 6,000 इसमें डिडक्ट करने के बाद भी ये 4,000 तो उसे मिलेगा ही, लेकिन एक्स्ट्रा जो मिलने वाला होता है वो 7,500 होता है। इसीलिए कोई भी पर्सन होता है वो अपना ऐसा प्रोसेस करके सिर्फ पर्सनल गेन को आप कह सकते हैं बढ़ाना चाहता है और अपनी कॉस्ट को कम करना चाहता है। तो ये था ओवरऑल आज क्वेश्चन था, वो रिलेटेड था आर्बिट्रेज प्रोसेस से। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।